हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं, ताकि अगर आपको इन्फिनिटिव से संबंधित कोई भी एरर वाक्य में देखने को मिले तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सके कि उस वाक्य में क्या एरर है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट नियम है उनको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब होता है स्पेशली वह दो प्रकार का होता है। आपका जो यह वर्ब होता है वह स्पेशली दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है फाइनाइट वर्ब, पहला होता है फाइनाइट वर्ब, और जो दूसरा आपका होता है वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यह दो तरह के आपके वर्ब होते हैं। पहला हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में जो आपका इन्फिनिटिव आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस पर आश्रित होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप वाक्य का सब्जेक्ट बदलते हैं या टेंस बदलते हैं तो आपका फाइनाइट वर्ब बदल सकता है। अब बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस दोनों पर आश्रित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप वाक्य का सब्जेक्ट बदलते हैं या टेंस बदलते हैं तो भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। इसे मैं अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं यहां पर और लिखता हूं। यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट आई है और यहां पर हमारा लाइक आया है, यहां प्लेइंग और ये हमारा क्रिकेट है। चलिए हम लोग इसका जो है सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो ही लिखते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा वर्ब अपने रूप को बदलता है। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने यहां पर सब्जेक्ट चेंज किया इस वाक्य का, जो लाइक था अपने रूप को चेंज कर लिया, लाइक्स हो गया, जबकि प्लेइंग जो का त्यों है। तो यह प्लेइंग जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और जो हमारा यह लाइक्स है इस वाक्य में हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस पर आश्रित होता है। इसका चलिए हम लोग अब टेंस चेंज कर देते हैं। ही लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता था। तो जैसे ही हमने यहां पर देखिए टेंस चेंज किया, या लाइक जो है लाइक्ड हो गया और प्लेइंग जो का त्यों हो गया। तो यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब और यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है यह आपको तीन रूपों में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं यह जीरंड के रूप में देखने को मिल रहा है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वह तीन प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है वह होता है आपका इन्फिनिटिव, और यह इन्फिनिटिव जो है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। इसके बाद दूसरा जो होता है वह होता है जीरंड। तो आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह तीन प्रकार का होता है। पहला इन्फिनिटिव और दूसरा है आपका जीरंड। और जीरंड कैसे बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका जीरंड बन जाएगा और हिंदी अर्थ लेने पर आपको अंत में ना नेनी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां पर ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो वो देख सकते हैं खेलना ना लास्ट में आ रहा है, तो आपका यह जीरंड है। और तीसरा जो होता है वह होता है पार्टिसिपल। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं इन्फिनिटिव से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में। तो यह हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब आपका तीन प्रकार का, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। और ये जो पार्टिसिपल होता है यह भी आपका तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो दूसरा होता है वह होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो होता है आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल।
तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं इन्फिनिटिव संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको जानेंगे, ताकि हम लोग अगर वाक्य में इन्फिनिटिव संबंधी कोई एरर देखने को मिले तो आसानी से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, यह बात हो गई कि आपका फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इन्फिनिटिव संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको, ताकि अगर आपको इन्फिनिटिव संबंधी कोई एरर वाक्य में दिखाई दे तो आप आसानी से समझ सके कि क्या एरर है। तो चलिए देख लेते हैं इन्फिनिटिव संबंधी जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर इन्फिनिटिव से संबंधित कुछ नियम लिखे हुए हैं। तो इन नियमों को मैं आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि इन्फिनिटिव का प्रयोग आपको कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि जो आपका इन्फिनिटिव बनता है वह प्राय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से बनता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इन्फिनिटिव से संबंधित कुछ प्रमुख नियम। तो पहला जो नियम है वह है शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। इन सहायक क्रियाओं के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। यह चीज याद रखिएगा, इन सहायक क्रियाओं को आप याद कर लीजिए, इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने करेक्ट लिखा है ही शुड बाई इट, ही शुड बाई इट, उसे यह खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुड के बाद आपका जो बाई आया है उससे पहले टू नहीं आया है। और इनकरेक्ट में कैसे देगा, ही शुड टू बाई इट, उसे यह खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाई से पहले टू आया तो यह इनकरेक्ट है, यानी आपको इन सहायक क्रियाओं के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद अगला नियम है आर्ट व यूज्ड के पश्चात टू का प्रयोग होता है। तो आर्ट व यूज्ड के पश्चात आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ आपको, ही आर्ट टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। और देखिए इनकरेक्ट में यानी गलत में कैसे पूछेगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ दे देगा ही आर्ट हेल्प मी। यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं है तो यह आपका इनकरेक्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा नियम देखिए, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, रैदर देन, सूनर देन वाक्यांशों के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर आपको यह फ्रेजेस देखने को मिलते हैं तो आपको इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं करना है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने करेक्ट लिखा है यू हैड बेटर स्टे देयर। तो यहाँ पर देखेंगे हैड बेटर के बाद हमारा टू का प्रयोग नहीं है। इनकरेक्ट में कैसे देगा, यू हैड बेटर टू स्टे देयर, हैड बेटर के बाद आपको टू देखने को यहाँ मिल रहा है तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो इन सारे फ्रेजेस को आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिए कि इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अगला नियम है डेयर तथा नीड का प्रयोग निगेटिव व इंट्रोगेटिव रूप में होने पर इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल रूप में ही रहते हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर भी अगर वाक्य में आपको डेयर और नीड का प्रयोग दिखाई दे रहा है वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस है या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर आपको नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद रखना है। और एक चीज यह याद रखिए, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो, आप नीड और डेयर इनको हमेशा ही प्लूरल रूप में रखेंगे, अर्थात इनके अंत में यस या यस नहीं लगा सकते आप। मैं आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने करेक्ट लिखा है ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है तो आप सोचेंगे नीड में यस लगा दे, तो नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा। नीड और डेयर हमेशा आपका प्लूरल रूप में ही रहेंगे, भले ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी, ठीक है। और दूसरी चीज यह याद रखना है कि नीड के बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट में कैसे आपको पूछ सकता है ही नीड्स नॉट टू कम हियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीड में यस लगा दिया है, आप देखेंगे कि ही आया है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, नीड के साथ ऐसा नहीं चलता है, डेयर के साथ भी ऐसा नहीं चलता है, प्लूरल रूप में ही रहते हैं और इनके बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसा कि देख सकते हैं कम के बाद टू का प्रयोग किया है तो यह इनकरेक्ट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ और भी नियम है उनको भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बाइड, बी होल्ड क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर आपको ये क्रियाएं देखने को मिल रही हैं तो आपको इनके ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ही हर्ड मी क्राई, वह मुझे रोते हुए सुना। यहाँ पर देख सकते हैं हर्ड जो है वह हियर का ही फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मी आया, लेकिन
ऑब्जेक्ट मी के बाद यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से हमारा करेक्ट है। इनकरेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट के बाद टू देखने को मिलेगा, जो कि हमारा इनकरेक्ट है। तो आप यह जो वर्ब हैं इन्हें अच्छी तरह से माइंड कर लीजिए, ताकि आपको अगर वाक्य में इनका प्रयोग दिखाई दे रहा है और ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग किया है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या गलती है। इसके बाद अगला नियम है, यदि वाक्य में कई इन्फिनेटिव आए हों और वे एंड से जुड़े हों तो टू केवल पहले वाले वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में आपको कई सारे इन्फिनेटिव देखने को मिल रहे हैं जो कि एंड से जुड़े हों, तो आपको पहले वाले वर्ब से पहले ही केवल टू का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको स्पष्ट किया हूँ, ही वांट्स टू रीड एंड राइट। तो यहाँ पर रीड और राइट दो आए हुए हैं, हमारे इन्फिनेटिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमको पहले वाले वर्ब से पहले ही टू लिखना है। तो वह पढ़ना और लिखना चाहता है, तो यहाँ पर रीड से पहले केवल टू है। आपको इनकरेक्ट में कैसे दे देगा, इस तरह से दे देगा, ही वांट्स टू रीड एंड टू राइट। तो देख सकते हैं रीड से पहले भी टू है और राइट से पहले भी टू है, तो यह हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला नियम है, नो के पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग करने के लिए नो के बाद हाउ का प्रयोग करते हैं। अगर आप नो के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहते हैं तो नो से ठीक बाद आपको हाउ का प्रयोग करना होगा। आप इस चीज को अच्छे से माइंड कर लीजिए, नहीं तो आपको कहीं पर गलती दिखाई नहीं देगा। मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं, जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरा जाता, या मैं तैरना नहीं जानता हूं। तो नो के बाद देखिए मैंने जस्ट नो के बाद हाउ का प्रयोग किया है और उसी के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग है। तो नो के बाद अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहते हैं तो नो से ठीक बाद आपको हाउ का प्रयोग करना होगा। इनकरेक्ट में देखिए आपको इस तरह से दे देगा, आई डू नॉट नो, नो के बाद देखिए इन्फिनेटिव आ गया, हाउ का प्रयोग नहीं किया है बीच में, तो यह आपका इनकरेक्ट है। मैं तैरना नहीं जानता हूं, इसका यह ट्रांसलेशन गलत है, यह वाला जो ऊपर वाला है वह सही है। तो यह चीज याद रखिएगा। इसके बाद अगला नियम है, इन्फिनेटिव के चिन्ह टू को वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। तो जो आपका इन्फिनेटिव का चिन्ह टू है उसे आपको वर्ब के साथ ही लिखना है। टू तथा वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी आप इन्फिनेटिव को लिखेंगे आपको टू और वर्ब के बीच में एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है, आई होप्ड टू रिप्लाई टू योर लेटर, यानी मैंने तुम्हारे पत्र का उत्तर देने का होप्ड आशा किया। तो यहां पर टू और रिप्लाई के बीच में कोई एडवर्ब नहीं आया है, तो यह करेक्ट है। और यहां पर देखिए इमीडिएटली लिखा है, तो तुरंत, यानी मैंने तुरंत तुम्हारे पत्र का उत्तर देने का आशा किया। और इनकरेक्ट में क्या करेगा, यही जो एडवर्ब है आपको इसी टू और वर्ब के बीच में दे देगा, तो यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आई होप्ड टू इमीडिएटली, देखिए आ चुका है टू और वर्ब के बीच में आपका एडवर्ब, तो यह गलत है। आपको जब भी एडवर्ब दिखाई देगा आप उसे लास्ट में लिखिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीजें आपको स्पष्ट करना चाहता था, और ये सारे ही रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ और रूल्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो अगला नियम है वह है हाउ, वाट, वेयर, वेन, विच इंट्रोगेटिव वर्ड के पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको वाक्य में इनमें से कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है तो इन इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैंने करेक्ट वाक्य लिखा है, रवि कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, रवि सोच न सका कि उसे क्या करना चाहिए या वह क्या करे, यानी रवि सोच न सका कि वह क्या करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट के बाद जो हमारा वर्ब आया है डू, उससे पहले टू लगाकर यह इन्फिनेटिव बनाया गया, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमारा यह इन्फिनेटिव बना हुआ है। आपको इनकरेक्ट में इस तरह से देखने को मिल जाएगा, रवि कैन नॉट थिंक व्हाट डू। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट के बाद हमारा टू का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह इनकरेक्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला नियम है उसे देखते हैं, एडवाइज, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल और क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ब देखने को मिल रहा है तो इन वर्ब के ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद ही आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। मैं अच्छी तरह आपको एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने करेक्ट लिखा है, ही एडवाइज्ड मी। तो यहाँ पर एडवाइज आ गया और उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, उसने मुझे आराम करने की यानी कि एडवाइस दिया, सलाह दिया या सुझाव दिया।
अब देखिए इनकरेक्ट में क्या करेगा, ही एडवाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, पहले इन्फिनेटिव लिख दिया तो यह इनकरेक्ट हो गया, यानी कि आपको एडवाइस के साथ पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा और उसके बाद ही आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, तो यह आपका इनकरेक्ट है। इस तरह से इनकरेक्ट पूछेगा और ऐसे आपको करेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यह थे इन्फिनेटिव संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया। इन रूल्स को अगर आप जानेंगे तो ही आप इन्फिनेटिव संबंधी वाक्य में क्या एरर हैं उन्हें जान पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस इन्फिनेटिव का जो एक्सरसाइज है उसे लेकर आऊँगा और उन वाक्यों में क्या एरर हैं आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और वह क्वेश्चन है ही मेड अस टू लाफ, उसने हम लोगों को हंसाया। इस वाक्य में क्या एरर है इन्फिनेटिव संबंधी आपको यह फाइंड आउट करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के एक्सरसाइज के साथ मिलने वाले हैं और उसमें जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।